नमस्ते, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब पहले चरण का चुनाव हो रहा था, उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए सहारनपुर पहुंचे थे। लेकिन ठीक उसी वक्त उनके अपने पुराने संसदीय क्षेत्र यानी कि गोरखपुर में उनके खिलाफ बगावत की कहानी लिखी जा रही थी, या यूं कहें कि उनके खिलाफ नामांकन दाखिल किया शुभावती शुक्ला ने। शुभावती शुक्ला कौन? उपेंद्र शुक्ल बीजेपी के नेता हुआ करते थे। 40 से ज्यादा साल तक वो बीजेपी में रहे। बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर कभी गोरखपुर के जिला अध्यक्ष बने, कभी क्षेत्रीय अध्यक्ष थे और कभी उनके ऊपर प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी रही। उनके परिवार से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अब चुनाव लड़ा जा रहा है। उपेंद्र दत्त शुक्ल की पत्नी शुभावती शुक्ल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भर चुकी हैं और अब औपचारिक तौर पर ऑफिशियली वो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। लेकिन आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? समाजवादी पार्टी जो बड़ा जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही है, अखिलेश इसे नई हवा नई सपा का नारा दे रहे हैं। उस नई हवा और नई सपा में क्या अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का कोई कर्मठ कार्यकर्ता नेता योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़वाने के लिए नहीं मिल पाया? ये सवाल तो पूछा जाएगा और स्थानीय कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के शायद पूछ रहे हों। लेकिन आखिर शुभावती शुक्ला बीजेपी के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ रही हैं, जबकि उनके पति ने 40 वर्षों से ज्यादा तक अपनी पार्टी की सेवा की थी? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसके बैकग्राउंड को समझना बड़ा जरूरी सा हो जाता है। मैं गोरखपुर से हूं और इस वजह से इस तमाम पहलू को बड़े नजदीक से हमने देखा है और अपने शहर में हर कोई जानता है अपनी शहर की जो सियासत है, उसकी फिजा जो है, जिसकी अक्सरियत है, उसको समझने बूझने की कोशिश हम बचपन से ही करते रहते हैं और ये चीज हमने देखा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मठाधीश के तौर पर गोरखपुर में पहचान रखते हैं और ये उनको सियासत विरासत में मिली। उनके राजनीतिक गुरु कह लीजिए, उनके धार्मिक गुरु कह लीजिए, महंत अवैधनाथ से। महंत अवैधनाथ भी गोरखपुर से सांसद रहे थे और उनके निधन के बाद दरअसल मठाधीश बने, महंत बने योगी आदित्यनाथ। तो ये एक लंबी कहानी है दरअसल। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से करीब 20 साल तक सांसद रहे। जब वो सीट छोड़ते हैं 2017 में, वो वक्त याद करिए जब बीजेपी ये तय कर रही थी कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, मनोज सिन्हा, केशव प्रसाद मौर्य और तमाम नाम चल रहे थे। उस बीच अचानक से मुख्यमंत्री चेहरे के लिए योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आता है और योगी आदित्यनाथ के नाम पर संघ से लेकर बीजेपी की मोहर लगती है और उनको शपथ मार्च महीने में 2017 में दिलाई जाती है। लेकिन उसके बाद सवाल उठा कि आखिर महंत अवैधनाथ की जो विरासत थी सियासत की, उसको आगे बढ़ाने के लिए योगी आदित्यनाथ थे। अब उस सीट का नेतृत्व कौन करेगा? गोरखपुर सीट से सांसद कौन बनेगा? और गोरखपुर सीट सिर्फ एक पॉलिटिकल विरासत नहीं है, सिर्फ इसे राजनीति से जोड़कर न देखा जाए, क्योंकि महंत दिग्विजय नाथ भी जो योगी आदित्यनाथ के गुरु रहे थे, वो भी यहां से सांसद चुने गए थे और वो भी संसद पहुंचे थे। तो उनकी भी एक धार्मिक पकड़ थी, उनकी भी एक राजनीतिक पकड़ थी। फिर वो पकड़ अवैधनाथ में देखी गई और उसी राजनीतिक विरासत को, धार्मिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ करते चले गए। लेकिन फिर आता है एक ऐसा मुकाम जब ये डिसाइड किया जाता है कि योगी आदित्यनाथ अब जब मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनको विधान परिषद का सदस्य बना दिया गया है, तो अब गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा? गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी का चेहरा कौन होगा? सोचिए, जहां से अवैधनाथ सांसद थे, योगी आदित्यनाथ सांसद रहे, महंत अवैधनाथ सांसद रहे, वहां से फिराक गोरखपुरी भी एक बार चुनाव लड़े थे। उस सीट से अब राजनीतिक तौर पर बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा कौन बनने जा रहा है? सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई थी और एक नाम उस वक्त सामने आता है, उपेंद्र दत्त शुक्ल का। उपेंद्र दत्त शुक्ला एक ऐसा नाम जो करीब उस समय भी दरअसल 36-37 साल हो चुके थे उनको पार्टी में जुड़े हुए। 1986 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। तब सोची कि गोरखपुर की सियासत में योगी आदित्यनाथ की एंट्री भी नहीं हुई थी। उस वक्त भी उपेंद्र दत्त शुक्ला बीजेपी से जुड़े। फिर उनको कौड़ीराम से प्रत्याशी बनाया गया। गोरखपुर की एक विधानसभा सीट है कौड़ीराम, वहां से वो चुनाव लड़ते हैं। उनको चुनाव में हार झेलनी पड़ती है। फिर एक बार बीच में वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे। फिर एक बार बीजेपी की तरफ से उनको विधानसभा में उसी सीट से कौड़ीराम से चुनाव लड़ाया जाता है। इन तीनों चुनाव में उपेंद्र दत्त शुक्ल को हार देखनी पड़ी थी। लेकिन इसके बावजूद जब 2017 में गोरखपुर लोकसभा सीट से नाम चुनने का फैसला आया, तो उसी उपेंद्र दत्त शुक्ल को चुना गया और उनको तरजीह दी गई, उनको बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया। खुद योगी आदित्यनाथ भी एक बार प्रचार करने आए थे और देखिए, कह सकते हैं कि इसका दुर्भाग्य रहा हो या क्या कारण था, ये जनता बेहतर जानती है। एक वोटर के तौर पर आप बेहतर समझते हैं, बूझते हैं। उपेंद्र दत्त शुक्ला लोकसभा चुनाव हार गए और ऐसा हारे कि देश में खबर बन गई है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री की सीट छोड़ने के बाद वहां से अगर उसी पार्टी की हार हो जाए तो ये खबर है। और उसी दौरान केशव प्रसाद मौर्य की जो सीट थी वहां पर बीजेपी हारती है फूलपुर में,
और इसी तरह से कैराना में भी एक बीजेपी उपचुनाव में ही हार गई थी। तो ये एक बड़े पर्सपेक्टिव पर अगर आप इसको देखेंगे तो बीजेपी के लिहाज से एक बड़ी हार भी थी। लेकिन उपेंद्र शुक्ल चुनाव हार जाते हैं। फिर आता है 2019 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव। अब देखना यह था कि बीजेपी क्या उपेंद्र शुक्ल को फिर से उम्मीदवार बनाती है। 3 विधानसभा चुनाव हार गए थे वो, लोकसभा का चुनाव गोरखपुर से हारे और इसमें मुख्यमंत्री के अपने कार्यक्षेत्र में अगर बीजेपी हारती है तो मुख्यमंत्री पर भी जाहिर तौर पर सवाल उठे थे। तो उपेंद्र शुक्ल को हटाकर, या यूं कहा जाए कि उनकी जगह पर रवि किशन शुक्ल को बीजेपी प्रत्याशी बनाती है और उस चुनाव में रवि किशन शुक्ल के साथ उपेंद्र शुक्ल प्रचार करने गए। देखिए बिरादरी भी सेम है, रवि किशन शुक्ल अपना नाम जो है वो दमखम के साथ अपने साथ टाइटल जोड़ते हैं और गोरखपुर की सियासत में या यूपी की सियासत में पॉलिटिक्स से जाति को आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो रवि किशन शुक्ल के साथ उपेंद्र शुक्ल प्रचार करने के लिए गली गली गए और चूंकि संगठन के लिहाज से उपेंद्र शुक्ल का नाम एक बड़ा मजबूत था, भले ही कई सारे ऐसे नेता हैं जो चुनाव नहीं जीतते थे लेकिन संगठन में जो उनके कार्य करने की क्षमता है उस लिहाज से उपेंद्र शुक्ल को गिना जाता रहा है। तो उपेंद्र शुक्ला रवि किशन शुक्ला के लिए प्रचार करने जाते हैं, रवि किशन शुक्ला जीतते हैं, रवि किशन गोरखपुर से सांसद बनते हैं। लेकिन इसी दौरान 2020 में उपेंद्र शुक्ल की हार्ट अटैक की वजह से जान चली गई और उस पर मुख्यमंत्री ने उनके परिवार से बात किया। उनकी जो पत्नी है शुभावती शुक्ल, उस वक्त मुख्यमंत्री ने फोन करके दुख जाहिर किया था। रवि किशन शुक्ल उस समय परिवार के साथ गए थे ढांढस बंधाने। अब 2020 से हम आते हैं 2022 पर शिफ्ट करते हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव आता है। अचानक से उपेंद्र शुक्ल का जो परिवार है, उनकी पत्नी शुभावती शुक्ल और उनके बेटे सामने आते हैं। वो कहते हैं कि हमारा अपमान हुआ बीजेपी में। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनको तवज्जो नहीं दी, तरजीह नहीं दी, बीजेपी के नेताओं ने उनको पूछा नहीं। और एक बड़ा यक्ष प्रश्न उपेंद्र शुक्ल के बेटे की तरफ से उठा दिया जाता है कि आखिर मुख्यमंत्री कई लोगों के घर पर शादी में चले जाते हैं, दुख में चले जाते हैं, उनके घर क्यों नहीं आए। और यकीनन सवाल थोड़ा सा वजन तो था इसमें, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी हाल में राधा मोहन दास अग्रवाल जो विधायक हैं, सिटिंग एमएलए गोरखपुर सदर सीट से, गोरखपुर शहर सीट से, उनके यहाँ शादी में गए थे और कई ऐसे कार्यक्रम लोकल लेवल पर हुए जहां पर मुख्यमंत्री गए। लेकिन उनकी शुभावती शुक्ला के परिवार की तरफ से इस पर दुख जाहिर करते हुए उनके बेटे रोने लगे। वीडियो इसका है दरअसल, वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि मेरा अपमान हुआ, ये मेरे पिता का अपमान है कि उन्होंने 4 दशक अपनी पार्टी के लिए दिए, लेकिन अब कोई पूछ नहीं रहा है, जबकि बीजेपी की प्रदेश में सरकार है, बीजेपी की केंद्र में सरकार है। जोगी भी इसी रास्ते जाते हैं, हमारे दरवाजे पर आते नहीं कि बच्चे कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। अब इस दुखती नब्ज को समाजवादी पार्टी ग्रैब करती है, एक मौके के तौर पर देखती है और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता उतारने के बजाय, नेता उतारने के बजाय शुभावती शुक्ला को अपने पाले में लाने की कोशिश करते हैं, इसमें कामयाब होते हैं और शुभावती शुक्ला बीजेपी से ऑफिशियल प्रत्याशी नहीं घोषित होती। दरअसल समाजवादी पार्टी से, माफ कीजिए, उन्हें समाजवादी पार्टी से इसको लेकर टिकट मिल गया और अब वो मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। और ब्राह्मण मतदाता ही क्यों, ये भी समझना होगा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब 2017 में यूपी की सत्ता पर विराजे तो विपक्षियों ने एक परसेप्शन गढ़ने की कोशिश की, एक बड़ा आरोप उन पर लगाया कि आप जातिवादी हैं, आप ठाकुरवादी हैं, आप ब्राह्मण विरोधी हैं। और ऐसे में ब्राह्मण कास्ट से ही आने वाली शुभावती शुक्ला अपमान वाले मुद्दे को लेकर जब चुनाव लड़ रही हैं तो इसका गोरखपुर शहर विधानसभा चुनाव में असर क्या पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। और गोरखपुर शहर इस वजह से अहम भी हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री की सीट है, एक बीजेपी का बागी लड़ रहा है और बीजेपी के परिवार से अगर कहा जाए कि उनके परिवार से एक जुड़ा हुआ एक शख्स अगर चुनाव लड़ रहा है, शुभावती शुक्ला अगर चुनाव लड़ रही है, तो बीजेपी के लिए बड़ा सवाल है। और ये लोकल लीडर से भी पूछा जाएगा कि बीजेपी की आलाकमान पूछेगा कि आप मना क्यों नहीं पाया, आपने नाराजगी खत्म क्यों नहीं किया, आपने नजरअंदाज इस चीज को क्यों कर दिया। हालांकि देखिए कितनी टक्कर मिलेगी देखना होगा। गोरखपुर शहर सीट पर लगभग 4.5 लाख मतदाता हैं। इन 4.5 लाख में 45,000 से 50,000 ब्राह्मण वोटर्स हैं जो कि जाति के लिहाज से सेकंड नंबर पर आते हैं, सबसे ज्यादा कास्ट वोटर्स हैं। देखिए यही चीज बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ करहल में अपनाई है। देखिए और वहां से एसपी सिंह बघेल को बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा है। वही एसपी सिंह बघेल जो कभी मुलायम सिंह यादव के करीबी थे, मुलायम सिंह यादव उनकी सियासत में एंट्री कराते हैं। जैसे कि उपेंद्र शुक्ल बीजेपी के लिए एक लंबी सेवा उन्होंने दी थी, उनके परिवार की तरफ से अब चुनाव लड़ा जा रहा है मुख्यमंत्री के खिलाफ। उसी तरह से एसपी सिंह बघेल अखिलेश यादव के खिलाफ करहल से विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार हैं। तो ये क्या कनेक्शन है करहल का गोरखपुर से, आप समझ गए। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है ये आप समझ गए। और उपेंद्र दत्त शुक्ल 40 साल से ज्यादा अगर उन्होंने पार्टी को दिया है, अब उनके ही परिवार से अगर एक शख्स उसी पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा हो जाता है तो ये किसके लिए बड़ी हानि है। क्या उपेंद्र शुक्ल इस बात से खुश होते?
और क्या बीजेपी के लिए सबसे बड़ा डंट ये नहीं होगा? चुनाव जीतना हारना एक अलग पहलू होता है, इसका निर्णय देखा जाएगा जब 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे सामने आएंगे। तो गोरखपुर शहर सीट से शुभावती शुक्ला को कितने वोट मिलते हैं बतौर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी, मुख्यमंत्री को कितने वोट मिलते हैं, अब तो कांग्रेस ने भी प्रत्याशी वहां घोषित कर दिया चेतना पांडे को, ये हम देखेंगे। लेकिन आज के इस किस्से में फिलहाल इतना ही, और लगातार इस तरह की कहानियां हम आपको बताएंगे, बैकग्राउंड बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मुद्दे को लेकर इसका इतिहास क्या है, भविष्य पर असर क्या पड़ सकता है और वर्तमान में परिस्थितियां क्या हैं। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।